अशोक यादव ने एक पूरे नारी समाज का किस तरह से अपमान किया है, किस तरह से उन्होंने बुर्का पर सवाल उठाया है। अशोक यादव को शायद मुझे लगता है कि मोदी जी के कोरोना काल से सीख लेना चाहिए कि मोदी जी ने कोरोना काल में हर एक लोगों के फेस पर मास्क लगवा दिया। तो अशोक यादव को अगर यही सवाल करना है तो प्रधानमंत्री से करें। चलिए इन सब मुद्दों पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथी पत्रकार हैं, आकिब शेख हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। अशोक जाले विधानसभा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अब अशोक यादव को कहीं ना कहीं ये डर सताने लगा है। पहले तो लगता था कि अशोक यादव क्योंकि सांसद थे और उसके सामने पहली बार अली अशरफ फातमी राजद के उम्मीदवार उतरे वहाँ मधुबनी में, अशोक यादव की ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अशोक यादव अब अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, अशोक यादव उठ पटांग बातें कर रहे हैं। तो ये जो डर है ना, ये बता रहा है कि 4 जून का रिजल्ट जो है ना अब ये क्लियर हो रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें राजा भाई कि अशोक यादव का जो ये इस तरह का आवेदन देना या पत्र जारी करना कि बुर्के पर पाबंदी लगा, ये पहली बार नहीं हुआ है। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुस्लिमों का वोट का अधिकार तक छीन लेना चाहिए। तो ये अगर ये बात लिख कर दे रहा है कि मुस्लिम महिला को बुर्का नहीं पहना चाहिए, ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो बहुत छोटी बात है, क्योंकि इन्हीं के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है जिन्होंने यहाँ तक कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम वोटर को उनका अधिकार छीन लेना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम का अधिकार छीन लेना चाहिए। अरे हम तो कहते हैं वोट तो गया क्यों, वो उन्हें बूथ पर जाना नहीं चाहिए, उन्हें तो वोट देने का अधिकार ही नहीं है। उनका तो अधिकार छीनने की बात हो रहा है। जिस देश में मुस्लिम का वोट छीनने की बात की जा रही हो, जिस देश की मतदाता का मत अधिकार छीनने की बात की जा रही हो, वहाँ अगर बुर्का छीनने की बात की गई, बुर्का हटाने की बात की गई, जिससे हैरान होने की कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी बात आते हैं मैं अशोक यादव के ऊपर कि अशोक यादव ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्के पर पाबंदी लगना चाहिए। ये देश अशोक यादव जैसे नेताओं से नहीं चल रहा सर। ये हमारा देश संविधान से चल रहा है और संविधान ने हर किसी को ये अधिकार दिया है। और ख़ास करके हमारी मुस्लिम महिलाओं का तो ये कल्चर रहा है, ये सभ्यता, ये संस्कृति हमारा है। और हमारा ही नहीं, हमारे देश के अंदर रहने वाले हर उन वर्गों का जो नारी की बात करते हैं, सभी नारी का, सभी महिलाओं का ये कल्चर रहा है पर्दे के अंदर रहना, चाहे वो किसी धर्म की महिलाएं हो। मुझे लगता है कि आप जिस गांव में रहते हैं और आपके यहाँ आसपास में जो दूसरे धर्म की महिलाएं होगी, अगर आप उनके आंगन जाइए तो पता चल जाएगा, वो आपको देखकर घूंघट टान लेगी। जानते हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि वो भी पर्दा करना जानती है। तो एक तरफ आप अपने घर की औरतों को पर्दा करने के लिए बोल रहे हैं, दूसरे धर्म के महिलाओं को आप सीधा टारगेट कर रहे हैं कि भाई आप उनके पर्दे पर पाबंदी लगाइए। तो इतना बुर्के से क्यों दिक्कत है? अगर यही बुर्का से इतना दिक्कत है, आप जाकर सीख लीजिए शबनम से। आप चले जाइए ना केरला की तरफ, कर्नाटक की तरफ चले जाइए, तमिल चले जाइए। जिस इलाके में जहाँ के लोग हिंदी नहीं शुद्ध बोल पाता है, जहाँ के लोग उर्दू नहीं बोल पाता है, वहाँ के लोग भी आज बुर्के में। और आपने देखा शबनम ने एक बुर्का पहनकर किस तरह मिसाइल काम किया, पूरा देश, पूरा दुनिया ने देखा। वो हमारी बेटी थी। और आप बुर्के की बात करते हैं, देखिए मुझे लगता है कि इस तरह की अगर इनकी मानसिकता है तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता उनका बिल्कुल गलत है। और उन्होंने जिलाधिकारी को आवेदन दिया। तो देखिए, एक IAS ऑफिसर है, एक पढ़े लिखे लोग हैं और वो पूरा जिला को चला रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको भी इतनी समझ है कि हमारी महिलाओं का सम्मान कैसे हो। हमारे क्योंकि नारी सशक्तिकरण की बात तो हमारी सरकार कर रही है, आप ही की सरकार कर रही है। तो केंद्र में सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप बुर्के पाबंदी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। आप मुस्लिम महिलाओं का खास करके अपमान कर रहे हैं। आपको इस बात का कहीं डर तो नहीं सता रहा है कि हो सकता है कि केवटी विधानसभा, जाले विधानसभा में जो मत अधिकार का प्रयोग हुआ है, जो वोट गिरे, वो मुस्लिम महिला हमको नहीं दी है। ये अलग बात है कि फर्जी वोट गिराने के मामले में क्या कुछ हुआ वो आपने देखा। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। फर्जी वोट चाहे वो कोई भी गिराए, कहीं भी हो, फर्जी वोट गिराने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसा फर्जी वोट कोई भी, चाहे वो मुस्लिम महिला हो या किसी भी धर्म की महिला हो या पुरुष हो, लेकिन एक टारगेट करना कि बुर्का पहन करके फर्जी वोट गिराया गया, तो कहीं ना कहीं आप जो है सीधा सीधी टारगेट कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप एक विशेष धर्म को टारगेट कर लेंगे कि बुर्का पर पाबंदी लगा जाए। हो सकता है कि वो महिला का EPIC नंबर कुछ और हो, उनके वोटर लिस्ट में नाम कुछ और हो। देखिए, हमारे गांव में बहुत सारी महिला है। हमारे पड़ोस की एक चाची है
जब वो बूथ पर गई थी उनके बीएलओ के द्वारा उनका वोटर लिस्ट में नाम डिलीट कर दिया गया, लिख दिया गया कि ये मर गई है, ठीक है, डिलीटेड बाय डेथ लिखा हुआ उसके बूथ पर। और वो महिला के पास पहचान पत्र है, और एक नहीं दो 1970 वाला पहचान पत्र उनके पास है, और एक पहचान पत्र जो अभी 2020 में बना था वो वाला है, और ये नया वाला, दोनों पहचान पत्र लेके वो बूथ पर गई। दोनों में से कोई भी ईपिक नंबर उसके पहचान पत्र में नहीं मिल रहा है। तो क्या कहेंगे आप, वो फर्जी वोटर है? आप उन्हें क्या, आप उन्हें फर्जी वोटर, तब तो फर्जी कहेंगे उसे। बिल्कुल कहेंगे आप उन्हें फर्जी, क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। वोटर लिस्ट से तो उसको काट दिया गया। इस संबंध में हमने पीठासीन पदाधिकारी से बातचीत किया, हालांकि पीठासीन पदाधिकारी इस बात को समझे और बैंक के बूथ पर, और वो मतदान करने दिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, इनका नाम उसमें नहीं है लेकिन पहचान पत्र है तो वोट गिराने दिया जाए। यहाँ तक कि मोबाइल में ऑनलाइन में उसका एपिक नंबर को चेक कीजिएगा तो वो उसमें शो नहीं कर रहा है। और यही समस्या जाले में हुआ है। वहाँ जो फर्जी मतदान की जो बात आ रही है, देखिए आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं है सर, वोट देने तो लोग जाना नहीं पसंद करते, फर्जी वोट कौन गिराना चाहता है? आपके पास इतना समय नहीं कि हम 1 घंटा धूप में जाकर लाइन में खड़े रहे, सरकार किसी की भी होने। फर्जी वोट गिराना आज के समय में कोई नहीं चाहता है। आप एक षड्यंत्र के तहत किसी को फर्जी घोषित कर रहे हैं तो ये एक अलग बात है। अगर हाँ वो फर्जी वोट गिरा रहे तो उसके जांच हो, उसके तथ्य की जांच की जाए कि उसके पास पहचान पत्र जो था क्या उससे फेस नहीं मिल रहा है, क्या उसके पास जो आधार कार्ड था उससे उसका डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है। सामने जो उम्मीदवार है अली अशरफ फातमी है, पहाड़ की तरह वो, चट्टानों की तरह वो सामने खड़ा है। दरभंगा में 4 बार वो सांसद रहे हैं, और राजनीतिक पैठ अगर कहें तो सबसे मजबूत है उनका। अगर ग्राउंड जीरो की बात करें ना तो ग्राउंड जीरो पर अली अशरफ फातमी, देखिए चुनाव हारना जीतना एक अलग बात है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर अली अशरफ फातमी का पैठ बहुत मजबूत है। और सभी वर्ग में, मैं किसी एक वर्ग के बारे में नहीं कह रहा हूँ, सभी वर्गों में उनका अच्छा खासा पैठ है, और उन्हें वोट मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। तो हो सकता है कि उनको लगता है कि जितने भी मुस्लिम महिलाएं हैं वो हमको वोट नहीं कर रहा है, तो इनके बुरखे पर अब पाबंदी लगा दो। जो फर्जी वोटर हुआ उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है ना भाई, प्रशासन छोड़ रही है क्या? प्रशासन अपना काम ईमानदारी से कर रही है। और कल भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और कुछ लोगों को गिरफ्तार करके लाई थी, पुलिस में छुड़ा के भी ले गई, इस तरह के भी मामला आ रही है। तो पुलिस अब ईमानदारी से अपना काम कर रही है। पुलिस के काम में कोई भी दखल करेगा पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं, ये भी बात है, क्योंकि दरभंगा के प्रशासन अभी पूरी तरह से काम कर रही है, ढंग से काम कर रही है। जलाल रेड्डी के नेतृत्व में एक अच्छा काम हो रहा है, और मैं दरभंगा पुलिस का अभी इसलिए प्रशंसा कर रहा हूँ कि जब से जगन्नाथ रेड्डी, जलाल रेड्डी जब से दरभंगा में एसएसपी के पद पर आए हैं, काम अच्छा हो रहा है, प्रशासन पूरी तरह से सजग है। फर्जी वोटर का जो मामला है उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। आप कौन होते हैं मुस्लिम महिलाओं को वो ये कहने वाले कि भाई इनको जो है बुरखे पर पाबंदी लगा दी जाए? ये आप कौन होते हैं? अशोक यादव जैसे लोगों की मानसिकता सही नहीं है, और मुझे लगता है कि पार्टी के जो शीर्ष नेता है भारतीय जनता, ये लोग जो है ना अपनी लोकप्रियता के लिए जो है ना कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल, ये अपनी लोकप्रियता के लिए, आपने कहा ना बहुत अच्छी बात है, ये आप फेमस होने के लिए कि हम इस तरह से बोलेंगे हम एक फेमस हो जाएंगे, एक बड़े, अभी मतलब ये समझिए कि बड़े लेवल के नेता बन जाएंगे। लेवल के नेता आप ऐसे नहीं बनेंगे सर, आपको नेता काम करना पड़ेगा। नेता बनने के लिए आपको काम करना होगा, लोगों के दिल को जीतना होगा। लोगों अशोक यादव को आखिर इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? वो तो सांसद थे, और अगर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो स्पष्ट है कि आपने कुछ नहीं किया है, देखिए तभी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। अरे आप जब बुखला गए तो स्पष्ट हो रहा है कि आपने काम नहीं किया, इसलिए लोगों ने बदलाव किया। बिल्कुल, देखिए जब आप वोट मांग रहे थे ना, और मैंने देखा है अशोक यादव जी का जब जनसंपर्क हो रहा था, मैंने कई वीडियोज उनका देखा है, तो जब जनसंपर्क अभियान में आप घबरा क्यों रहे थे? अब कहीं भी जा रहे तो घबराहट क्यों हो रहा आपको? आपके पीछे इतना काफिला है भाई, इतना हुजूम है, क्यों डर रहे हैं? स्वाभाविक है कि मैं जिस क्षेत्र में का नेता हूँ, मैं जिस क्षेत्र का सांसद हूँ, वहाँ मैं 5 साल काम किया हूँ, और फिर मुझे वोट मांगना पड़े तो ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, क्योंकि 5 साल काम करने के बाद भी लोगों से वोट मांगना पड़ता है। यादव के घबराहट के पीछे एक और कारण है। 2019 में यादव समाज का जो वोट था ये कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के पक्ष में जा रहा था, है ना, 60% 70% गया। लेकिन 2024 जो है ना ठीक इससे उल्टा हो गया। तो यादव समाज भी अब यादव कैंडिडेट को नहीं देख रहा है, वो अपने बड़े नेता को देख रहा है, और अब यादव जो है फिर से लालू यादव की तरफ देख रहे हैं। देखिए तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर है अशोक यादव के साथ। बिल्कुल, देखिए ये एक अलग जगह है लोगों में, तेजस्वी यादव को लेकर के, लालू प्रसाद यादव को लेकर के, कि लोगों में एक बार फिर उत्सुकता बढ़ा है। और एक लालू यादव के जो समर्थक रहे, एक दौर था, अब वो दौर लगता है मुझे फिर वापस आ रहा है।
और इस दौर की अगर हम बात करें तो 2025 का चुनाव आ रहा है, आपको सब डॉट क्लियर हो जाएगा, देख लीजिएगा 2025 के चुनाव में क्या कुछ होता है। जो यादव समाज है अब वो अपना नेता चुन रहा है, हर जाति में एक नेता है, हर जात अपने नेता को चुनने जा रहा है। तो फिर यादव के नेता तो बड़े लेवल पर तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव है, भले ही लालू प्रसाद यादव अब उस लायक नहीं रहे हो, लेकिन तेजस्वी यादव तो अब उनके नेता है, वो लोग उनको नेता मान रहे हैं। जो मल्हार समाज के लोग हैं बिहार के अंदर, मुकेश सहनी को अपना नेता मान लिए हैं, और इसी तरह सब समाज में वर्ग में अपना अपना नेता है। लेकिन अब मुसलमानों की बात कर लीजिए, उसका कोई नेता नहीं, वो किसी को नेता नहीं मान रहे, क्योंकि अभी तक उनके पास में कोई है ही नहीं, उनका नेतृत्व करता कोई नहीं है बिहार में, इसलिए वो अभी इधर से उधर भटका हुआ है। और यही वजह है कि कोई उनके बुरखे पर पाबंदी लगाने की बात करता है, कोई उनके वोट छीनने की बात करता है, कोई उनसे कोई और अधिकार छीनने की बात करता है। वो इसीलिए क्योंकि मुस्लिम का कोई अपना नेतृत्व करता नहीं है बिहार में, उसका कोई अपना नेता नहीं है। और जिस दिन इनका नेता होगा, इनके हक की लड़ने वाला कोई होगा, इनके पक्ष में आवाज़ उठाने वाला कोई अशोक यादव जैसे बहुत सारे नेता जो है ना इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन ये देश संविधान से चलता, अशोक यादव से नहीं चलेगा। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि अशोक यादव को एक वोट नहीं मिला मधुबनी में, अगर मैं कहूँ तो अशोक यादव को एक भी वोट नहीं मिला है। वहाँ भी जितने वोट मिले मोदी जी को मिले, मोदी जी को मिले, डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को लोग देख रहे हैं। मधुबनी के लोग सीधे नरेंद्र मोदी जी को ही देख रहे हैं, केंद्र में मोदी सरकार देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी सरकार को देखना पसंद कर रहे हैं लोग। तो मधुबनी के जितने लोगों ने वोट किया है, खास करके जो एनडीए को, वो सब मोदी देख रहे हैं, वो किसी को नहीं देख रहा है। वो ये नहीं देख रहे कि हमारा उम्मीदवार अशोक यादव है। अशोक यादव को तो कोई जानता नहीं है कि अशोक यादव है कौन। अशोक यादव यही जान पहचान कराने के लिए और यही फेमस होने के लिए तो डीएम को पत्र लिख रहे हैं, वो इस तरह के कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं, ताकि वो हम हाईलाइटेड हो हमारा मामला और लोग हमको जाने, बिहार में नहीं देश लेवल पर जाने। यही मामला है और कुछ नहीं है। ये देश अशोक यादव के कथनी से नहीं चलता है, ये देश भारतीय संविधान से चलता है। और भारतीय संविधान ने ये आज़ादी सबको दिया है कि सब अपनी मर्जी से जिए। और मुस्लिम खास करके आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम का ये कल्चर हमेशा से रहा है, वो हमेशा से पर्दे में रही हैं, खास करके मुस्लिम महिलाएं। और ये जो इन जैसे जो नेता है ना, इन जैसे नेता लगातार आए और गए, बोलते रहे, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और इसका जीता जागता एक उदाहरण है।